अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। और आज का हमारा विषय जो है वो होगा प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पर। टेक्निकल सा विषय है, मजा आएगा। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने अपने गौर से, इत्मीनान से, शांतिपूर्वक ये पूरा लेक्चर अटेंड करा तो लेक्चर का एंड होते तक बहुत सारी नई चीजें आप सीख चुके होंगे। जिंदगी में किसी से कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है, तो आपके स्वभाव में विनम्रता होना आवश्यक है। एंड यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू द पर्सन जिससे आप सीख रहे हैं। ये लेक्चर्स आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जितने भी शख्स जुड़े हुए हैं, आपको सबके लिए शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आज भी आप कागज कलम अपने साथ रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स साथ के साथ बनाते रहेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं जी जेनेटिक्स के इस सुहाने सफर पे हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा विषय है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। आपको याद होगा हमने यूकैरियोट्स में भी जीन रेगुलेशन का जिक्र करा था कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, ट्रांसलेशन के लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए टू साइटोप्लाज्म, उस लेवल पे अलग अलग लेवल्स पे जो है जीन रेगुलेशन होता है। आज हम प्रोकैरियोट्स का जिक्र करेंगे, है ना। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरियल सेल यानी ई कोलाई सेल को एज एन एग्जांपल लेकर के डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए, ऑल माय डाटा बेटा एंड वाली बेटियां, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ओके, सो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्या है। आपके सामने है एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है, आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। जो डीएनए होता है सर्कुलर है ना। सो डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स के केस में हमें ये समझना है कि किस प्रकार से उसका जीन रेगुलेशन हो रहा है। स्क्रीन पे अपने सामने देखिए, आप इस डायग्राम से पहले भी फेमिलियर है। आपको क्या दिखा है जी, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए हमने दिखाया जिसमें पिंक कलर से जो हमने यहां दिखाया है, इसे मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चरल जीन है ना। स्ट्रक्चरल जीन, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक तरफ आपको एक अल्फाबेट लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज पी, और दूसरी तरफ एक अल्फाबेट दिख रहा है, दैट इज टी। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एंड टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटर। बेटा याद कीजिए, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो वहां पे आपको याद है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था? आरएनए पॉलीमरेज, जो कि प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, राइट। वो सारी चीजें याद रखनी है, तब ये चीज समझ आएगी। सो अभी हमने देख लिया हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ टर्मिनेटर। ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा था हमने इस चीज को, रिकॉल कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें का प्रमोटर, प्रमोटर कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द जीन। मैंने आपको अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ये दोनों टर्म्स बताई थी। तो जीन के अपस्ट्रीम लोकेटेड है और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। अच्छा, मैं याद रखने का तरीका बता दूं। आरएनए पॉलीमरेज में पी है ना, पी फॉर पॉलीमरेज, ये रहा। तो पी जो है पॉलीमरेज, वो पी से बाइंड करता है, यानी प्रमोटर से बाइंड करता है। तो हम याद रखेंगे इस तरीके से, पी से प्रमोटर, पी से पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है और फिर आगे आगे बढ़ता है। वो हमने पूरी बात पढ़ी हुई है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है जी, तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड कर गया, उसके बाद कहानी शुरू होगी, आगे की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। सो जीन क्या है? जीन उतना हिस्सा है व्हिच इज कोडिंग फॉर द मैसेंजर आरएनए। तो ये देखिए एरो का निशान, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो क्या बना दिया भाई जीन ने? मैसेंजर आरएनए। और फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है ये आगे जाकर के प्रोटीन्स बनाएगा। वो हमने ट्रांसलेशन प्रक्रिया में पढ़ा था कि भाई कैसे जो है अमीनो एसिड्स चार्ज होते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर ट्रांसफर आरएनए पकड़ के लेके आता है अमीनो एसिड्स को, कहां पे? जहां पे राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है। वो सारी चीज पिछले सेशन में आपको समझाई। ठीक है जी, एक तरह से रिकैप हो रहा है आपका, रिकॉल कर रहे हैं हम जो हमने पहले पढ़ा है। टी, टी किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं भाई? टर्मिनेशन के लिए। एक बार वापस आ जाए, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटर। ओके, व्हाट इज टर्मिनेटर? टर्मिनेटर इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द जीन। जीन के दाएं बाएं देख लीजिए, एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ टर्मिनेटर। आरएनए पॉलीमरेज फॉल्स ऑफ एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। सो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर रीजन से शुरू हुआ था, आगे 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 बढ़ता गया, पूरा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, टर्मिनेटर के पास पहुंच के अब इसने अलग हो जाना है। टर्मिनेशन किसी चीज का रुक जाना, स्टॉपेज हो जाना। क्लियर है जितनी बात? राइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। ओके, चलो अब सुनो मेरी बात गौर से। एक सेल के अंदर, शरीर का कोई भी सेल ले लीजिए, चाहे स्किन के सेल की बात करूं, चाहे मैं आपकी आईज में जो रेटिना है, जहां पे रॉड्स एंड कोन्स मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, तो वो भी सेल्स ही। शरीर के किसी भी ऑर्गन के सेल की बात कर लीजिए, भैया डीएनए तो सब में सेम ही, डीएनए तो वही है, लेकिन फिर भी हर सेल इस काबिल है, हर सेल की काबिलियत रखता है कि वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बना लेता है। मेरी स्किन के सेल्स में जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, वो वाले प्रोटीन्स स्टमक के जो सेल्स हैं वहां नहीं बन रहे, और जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में बन रहे प्रोटीन्स वो रेटिना में नहीं बन रहे। तो डीएनए तो सब जगह एक जैसा है। एक सेल ये कैसे निर्धारित कर लेता है, कैसे डिसाइड कर लेता है कि कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं और कौन से नहीं बनाने? यानी उस डीएनए में जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स स्विच्ड ऑन रहेंगे, कुछ जीन्स स्विच्ड ऑफ रहेंगे, कुछ तब ऑन होंगे जब जरूरत है और बाकी समय ऑफ रहेंगे। तो यही पूरी चीज जीन रेगुलेशन है, समझा बात? सो बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन, जीन्स दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। किस आधार पे? बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन, जीन्स दो तरह के हैं, लिखेंगे साथ के साथ, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। राइट जी, चलो पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से हमारा क्या मतलब है। इनको हाउसकीपिंग जीन्स भी कहते हैं। देखो जी मेरे बेटा, एक सेल में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए में जीन्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो हैं जो हर समय एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिनके द्वारा बनाया गया जीन प्रोडक्ट हर समय चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, पॉइंट नंबर 1, दे आर एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम, हर समय। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से जीन्स हो सकते हैं? एक सेल में मेटाबॉलिज्म तो हर समय हो रहा है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, शरीर के सारे सेल्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। और हमने पढ़ा कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस के अलग अलग एंजाइम्स आपने पढ़े हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स हमने पढ़े। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन बना रहा है? हेक्सोकाइनेज बना रहा है, तो ये एंजाइम है। नाउ द क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या है? ऐसे जीन्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम and they are called what? They are called as housekeeping genes, right? Proteins translated from these genes are always required by the cell. ये वाले genes जो proteins बना रहे हैं, सेल को वो proteins हर समय चाहिए, तो वो कौन से होंगे? जिसमें एक एग्जांपल दे दिया मैंने भाई, enzymes of glycolysis, they are required all the time by the cell. Expression of such genes are not regulated. इनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक सेल कहेगा ठीक है तुम हमेशा स्विच ऑन रहो और तुम अपना काम करते रहो, राइट जी? तो ये थे
कॉन्स्टिट्यूटेड जीन्स। सेकंड, नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड जीन्स। राइट जी, नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड जीन्स क्या है बेटा जी? ऐसे जीन्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम, जो हर समय एक्सप्रेस नहीं हो रहे, जब उनकी जरूरत है तभी एक्सप्रेस करो, अदरवाइज ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया भी तो हो जाएगी। जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसलेशन होना, प्रोटीन सिंथेसिस होना, प्रोटीन अपना 3D स्ट्रक्चर एक्वायर करे, तो एनर्जी का वेस्टेज तो हो रहा है ना। तो अगर उन जीन्स की जरूरत हर समय नहीं है तो उन्हें क्यों एक्सप्रेस करना? मतलब तभी किया जाए जब जरूरत है। राइट जी, सो नॉन कॉन्स्टिट्यूटेड जीन्स जो है, दीज आर नॉट एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम। जरूरत जब है उनके प्रोडक्ट की तब उन्हें एक्सप्रेस करो, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड एज लग्जरी जीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूटिव वालों को क्या कहा था? हाउसकीपिंग, जो घर की देखभाल करते हैं, रखरखाव करते हैं ना, हाउसकीपिंग कहते हैं उन्हें। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को लग्जरी जीन्स। प्रोटीन्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम सच जीन्स आर रिक्वायर्ड ओकेजनली बाय द सेल। जो प्रोटीन्स बनेंगे इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसलेशन से, वो प्रोटीन्स हर समय नहीं चाहिए, वो प्रोटीन्स ओकेजनली चाहिए, कभी कभार चाहिए। राइट, एक्सप्रेशन ऑफ सच जीन्स आर रेगुलेटेड। तो ऐसे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना जरूरी है। गॉट इट? जीन्स इस आधार पे मैंने दो तरह के बताए, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्रेशन। हर समय एक्सप्रेस करना है, हर समय उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हो गए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स। हर समय नहीं चाहिए तो हो गया भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, ओकेजनली चाहिए, लग्जरी जीन्स भी कह देते हैं। राइट, सो हमारा डिस्कशन का मुद्दा क्या है? हाउ इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स रेगुलेटेड? कैसे रेगुलेट होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का जीन एक्सप्रेशन? किसमें? प्रोकैरियोट्स में। हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। सुनिए, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। खास तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं। कौन से हैं जी वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स? उन्हें एक्सेसरी प्रोटीन्स भी कहा जाता है। Those regulatory proteins are also called accessory proteins. These affect the ability of RNA polymerase to recognize the transcriptional start site. देखिए भैया, RNA polymerase enzyme जो है, RNA polymerase enzyme किससे बाइंड कर रहा था? प्रमोटर से। प्रमोटर से बाइंड करके फिर उसने पूरे जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते जाना है। अगर मेरे पास ये एक्सेसरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो ये कहीं ना कहीं RNA polymerase की गतिविधि जो है, एक्टिविटी जो है, उसे प्रभावित करेंगे। नेगेटिवली भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। ये RNA polymerase को ज्यादा एक्टिव भी बना सकते हैं और ये RNA polymerase को एक्टिविटी करने से रोक भी सकते हैं। ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं। एक्सेसरी प्रोटीन्स जिसे हमने कहा या रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहा, ये तरह से नेगेटिव फीडबैक भी कर सकते हैं और ये तरह से पॉजिटिव फीडबैक भी कर सकते हैं। दोनों चीजें समझेंगे हम। ठीक है जी, चलिए। सो हमारा हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने दो पार्ट्स कर दिए। देखो, मैंने कहा ना, नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा कि भाई आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ के उसको कहो कि तुम और अच्छे से काम करो, फटाफट काम करो। और नेगेटिव ये होगा कि भाई आरएनए पॉलीमरेज हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। राइट, दोनों चीजें हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन। राइट जी, चलो। सो पहले डिस्कस करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। इसके लिए फिर से एक बार हम अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास है जी जीन, और हमने अपस्ट्रीम में देखा प्रमोटर, एंड हमारे पास डाउनस्ट्रीम में है टर्मिनेटर। P फॉर प्रमोटर, T फॉर टर्मिनेटर। ओके, अब एक और नई टर्म आ गई भाई आपके सामने, दैट इज ऑपरेटर। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे गौर से देखो। अब ये क्या चीज है भाई? ऑपरेटर। ग्रीन कलर से हमने दिखाया। ऑपरेटर को एक स्विच की तरह मान लीजिए, जैसे आप रूम में एंटर करते हैं, अपने लाइट जलाने के लिए, बत्ती जलाने के लिए स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ करते हैं। सो प्रमोटर को एक स्विच की तरह मान लीजिए। अगर प्रमोटर स्विच ऑन है तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। अगर प्रमोटर हो गया ऑफ तो भैया फिर आरएनए पॉलीमरेज को काम नहीं करने देगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रमोटर एंड व्हाट इज दिस ऑपरेटर। प्रमोटर तो हमें पता है भाई, यहाँ पे कौन बाइंड करेगा आके? आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद आगे खड़ा है वो स्विच, यानी ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड जीन। आप देख लीजिए, ये रहा जीन और ये रहा प्रमोटर। तो ऑपरेटर जो है प्रमोटर एंड जीन के बीच का रीजन है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। क्या रुकावट पैदा कर सकता है ऑपरेटर, या क्या फायदा कर सकता है ऑपरेटर? दोनों बातें हम समझेंगे। ठीक है बेटा जी, प्रमोटर, ऑपरेटर, जीन, टर्मिनेटर, क्लियर हो गया जी? ऑपरेटर रीजन समझ आ गया हमें। इट इज द रीजन प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड जीन। ओके, राइट। नाउ अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा आपको, दैट इज अबाउट रेप्रेसर प्रोटीन। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था ना कि कुछ खास तरह के एक्सेसरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं जी रिप्रेसर प्रोटीन का। देखिएगा, ये रिप्रेसर जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट करा है, ये कहाँ आके बाइंड कर गया? आर जो है रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर के साथ जुड़ गया ना। ऑपरेटर जो स्विच था उसके साथ जुड़ गया, रिप्रेस कर दिया उसे। सो रिप्रेसर प्रोटीन इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये रिप्रेसर खुद लगातार बन रहा है। इट इज प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स जो कॉन्टिन्यूअसली बना रहे हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन ने कहा कि भैया मैं तो लगातार बन रहा हूं, मैं तो आकर के ऑपरेटर तुम्हारे साथ बाइंड कर जाऊंगा, मैं तो तुम्हें काम नहीं करने दूंगा अपना। राइट, सो रिप्रेसर प्रोटीन, नंबर 1 पॉइंट, इट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। नंबर 2 पॉइंट, इट इज प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, मतलब कॉन्टिन्यूअसली। हाउसकीपिंग जीन्स है जो इसे बना रहे हैं। इट इज बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन। नाउ आगे समझते हैं, हाउ डज प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन। रिप्रेसर प्रोटीन की मौजूदगी में जीन एक्सप्रेशन किस तरह से प्रभावित होता है, हमने अब ये समझना है। पहला केस लेते हैं, आप भी लिखिएगा साथ साथ, आप भी लिखिएगा साथ साथ। केस 1, रिप्रेसर इज नॉट बाउंड टू द ऑपरेटर। जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाउंड नहीं है, रिप्रेसर क्या है? एक एक्सेसरी प्रोटीन है। जब ये बाउंड नहीं है तो क्या होगा भैया? जब ये बाउंड नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर रहा है और ऑपरेटर वाला स्विच ऑन है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो मैसेंजर आरएनए बना है। फिर से देखें केस 1। केस 1 है रिप्रेसर प्रोटीन इज नॉट बाउंड टू ऑपरेटर रीजन। इससे क्या होगा? सुनिएगा, इससे होगा कि आरएनए पॉलीमरेज binds to the promoter region. P for promoter, P for polymerase. So RNA polymerase enzyme binds to the promoter region and moves through the promoter and the operator region. Move करके आगे बढ़ेगा, वो हमने ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रक्रिया में पढ़ा था। Transcription will occur as usual.
ट्रांसक्रिप्शन विल अकर एज यूजुअल एंड द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी नॉर्मल। ये तो सिचुएशन है जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाउंड नहीं है। अब हमने ये सिचुएशन देखनी है कि भाई जब ऑपरेटर के साथ आके रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या तब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा? वो कर पाएगा, लेकिन आगे उसका काम नहीं होगा। हम देखते हैं। अच्छा इधर देख लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने दिखाया ऐसे रिंग की फॉर्म में ब्लू सा, राइट? अब देखना ये प्रमोटर से बाइंड कर रहा है और ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। केस 2, सेकंड केस क्या है जी? सेकंड केस, सेकंड केस है रिप्रेसर इज बाउंड टू दी ऑपरेटर। जो ऑपरेटर हमने ऐसे दिखाया था भाई वो रिप्रेसर आकर के इससे बाइंड कर गया। ओके, केस 1 में वो बाइंड नहीं करा था, केस 2 में है कि वो बाइंड कर गया। लिख रहे हैं ना आप लोग भी साथ साथ, रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन। नतीजा नो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों नहीं हुआ ट्रांसक्रिप्शन? सुनो, व्हेन रिप्रेसर इज बाउंड टू द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज बाउंड टू द प्रमोटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर से बाउंड कर गया, ठीक है, वो से बाइंड हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा, आगे के रास्ते में रुकावट आ गई। सो आरएनए पॉलीमरेज बाउंड टू द प्रमोटर रीजन कैन नॉट क्रॉस द ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। वो जो ऑपरेटर और रिप्रेसर ने रुकावट पैदा कर दी ना, आरएनए पॉलीमरेज उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा बेचारा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ट्रांसक्रिप्शन फेल्स, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे दिखाया मैंने, फिर से दिखाऊं एक बार, पीछे चलते हैं जी। इधर देखिए प्रमोटर दिख रहा है आपको, ऑपरेटर दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज तो अपने प्रमोटर के साथ जुड़ गया, लेकिन रुकावट आ गई, अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखा हमने यहाँ पे, हमने इस एरो पे क्रॉस क्यों लगा दिया? क्रॉस इसलिए लगा दिया, वो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि रुकावट आ गई है प्रमोटर एंड रिप्रेसर के आपस में बाइंड करने से। नाउ वंस बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन, एक बार जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर गया है, डज द रिप्रेसर गेट फिक्स्ड ओवर परमानेंटली? क्या ये चीज परमानेंटली हो जाएगी? वो हटेगा नहीं वहां से, है ना? सोचने वाली बात है। सो वंस बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन, डज द रिप्रेसर गेट फिक्स्ड ओवर देयर परमानेंटली? नहीं, परमानेंटली नहीं, वो अलग भी होगा, वो हटेगा उससे, दोबारा रिप्रेसर नया बन रहा है, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कंटीन्यूअसली होती रहती है। केस 2 देखते हैं फिर से, जो भी देखा हमने, केस 2 हमारा ये था बेटा, रिप्रेसर इज बाउंड टू द ऑपरेटर रीजन एज वी कैन सी हियर, राइट? बट ये कम समय के लिए है। रिप्रेसर remains bound to promoter for only some time, कम समय के लिए, after which it is degraded। भाई फिर इसको डिग्रेड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। so repressor protein is constitutively produced to replace the degraded one। इसका मतलब है कि रिप्रेसर प्रोटीन तो लगातार बनते रहना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर के साथ कम समय के लिए बाउंड हुआ, फिर टूट गया और गया, डिग्रेड हो गया, है ना? प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में टूट जाएगा, तो फिर बार 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 बनते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने ये टर्म यूज किया था कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स इसे लगातार बना रहे हैं। गॉट इट? ठीक है जी, इंटरेस्टिंग है ना? देखो यहाँ पे ऑपरेटर से हमने हटा दिया था रिप्रेसर, ये दिखा आपको आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेटर वाला हिस्सा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नाउ अब एक चीज और गौर से सुनिए, आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर। ऑपरेटर, रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता, रिप्रेसर डिग्रेड हुआ, इतने कम समय में बड़ी चालाकी से धोखाधड़ी के साथ आरएनए पॉलीमरेज आगे भाग जाता है। स्नीक्स इन लिखा है ना, सो आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर, चुपके से, मतलब कहता है मैं चला जाऊं, भाई थोड़ा सा टाइम है जब रिप्रेसर बाउंड नहीं है, तो भाग के फटाफट क्रॉस कर लेता हूं इस चीज को, तो ऐसा हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज स्नीक्स बिफोर रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, राइट जी? देखिए इधर, आरएनए पॉलीमरेज कैन स्नीक इन एंड क्रॉस द ऑपरेटर रीजन बिफोर द न्यू रिप्रेसर प्रोटीन कम्स and binds to the operator after the old one gets degraded। मतलब जो पुराना वाला जुड़ा था रिप्रेसर, उसे हट के टूटने में और नए वाले के आने में समय है, इतनी कम अवधि में, इतने कम समय में, इस ड्यूरेशन में आरएनए पॉलीमरेज चुपके से क्रॉस करके ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ठीक है जी? राइट? वैसे देखिए ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जुड़ा है, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पा रहा, और आरएनए पॉलीमरेज तब आगे बढ़ेगा जब रिप्रेसर वहां पे नहीं जुड़ा। नेगेटिव रेगुलेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर इज अफेक्टिंग, रिप्रेसर की मौजूदगी, रिप्रेसर का होना, रिप्रेसर का अस्तित्व जो है, उसकी प्रेजेंस जो है, इट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज नेगेटिवली। So there is decrease in the rate of transcriptional initiation। स्वाभाविक सी बात है, आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि, उसकी एक्टिविटी में रुकावट पैदा हुई, खलल पैदा हुआ, क्यों? रिप्रेसर की मौजूदगी से। तो ये तरह से नेगेटिव रेगुलेशन ही तो हुआ। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, जो कि प्रोटीन है, इट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नेगेटिवली, राइट? नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है उसे, राइट? चलिए बढ़ सकते हैं आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दैट इज लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, अब हेडिंग लीजिए आप, लैक ऑपेरॉन बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बड़ा ही मजेदार है, आपको समझ आएगा अच्छे से। लैक इज रेफरिंग टू लैक्टोज शुगर। आप सोचेंगे यहाँ पे लैक क्यों लिखा हुआ है? देख लीजिए, लैक वर्ड कहां से लिया हमने? एक शुगर से। कौन सी शुगर? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर, याद है ना? लैक्टोज इज मिल्क शुगर, ग्लूकोज क्या? लैक्टोज से मिलकर बनी होती है लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन क्या है समझेंगे बिल्कुल जी आराम से। ओपेरॉन क्या है ये भी बताता हूं अभी। अब आप देखो, आपको सामने क्या दिख रहा है? बैक्टीरिया दिख रहा है, इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। पूरी बायोलॉजी पढ़ते समय हमने कई जगह इकोलाई का जिक्र करा था। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में। ये बैक्टीरिया हमारे लिए कई तरह के विटामिन बनाता है, विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन के। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ इन्फेक्शन होने पे एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट लूज मोशन हो जाता है, बिकॉज़ वो एंटीबायोटिक्स इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार डालती हैं, और ये अच्छे बैक्टीरिया जो है ये तो बी विटामिन बना रहे हैं जो पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। चलिए वो तो एक अलग बात है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी। नाउ सुनिए, लैक ऑपेरॉन की रेफरेंस में इकोलाई का जिक्र क्यों करा? इकोलाई बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। इकोलाई बैक्टीरिया को अपना पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तो इसका भोजन क्या है? ग्लूकोज एंड लैक्टोज आल्सो। इकोलाई कहता है कि मैं ग्लूकोज तो मेरी पसंदीदा चीज है, मुझे तो ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज नहीं है तो ठीक है, फिर मैं लैक्टोज से भी काम चला लूंगा। इकोलाई बैक्टीरिया कहता है कि मेनली तो ग्लूकोज चाहिए भाई, ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज चलेगा, ठीक है? और अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो उसकी फर्स्ट चॉइस ग्लूकोज ही रहेगी। इकोलाई इज अ बैक्टीरिया व्हिच प्रेफर्स glucose as the energy source in its growth medium, right? If it is grown in a medium containing glucose and another sugar lactose, it will first consume glucose and then move to lactose। भैया मेरी पहली चॉइस, मेरा पहला प्यार जो है वो ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज नहीं है तो मैं सोचूंगा कि मैं लैक्टोज ले लूंगा। इज क्लियर? ठीक है जी। लैक्टोज आपको पता है कौन सी शुगर है जी? मिल्क शुगर। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनी होती है। लैक्टोज इज बीटा गैलेक्टोसाइड। नाउ लैक्टोज कैसे बना हुआ है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से।
क्लियर है जी? लैक्टोज कंटेन्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये बात ध्यान रखेंगे आप। लैक्टोज मिल्क शुगर है, ह्यूमन मिल्क में भी काफी मात्रा में लैक्टोज पाई जाती है, एलिफेंट के मिल्क में बहुत ज्यादा होती है ना। अब क्वेश्चन ये है कि जब उसे लैक्टोज इस्तेमाल करनी है तो इस बैक्टीरिया के पास उस लैक्टोज को इस्तेमाल करने के लिए एंजाइम भी तो होनी चाहिए, लैक्टोसेक्राइड। पहले तो सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री करवानी पड़ेगी, सेल की परमिएबिलिटी होनी चाहिए लैक्टोज के लिए, कोई ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो परमिएबिलिटी को बढ़ा दे और लैक्टोज सेल के अंदर आ जाए। सेकंड, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए जो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ दे। तो दैट मींस सेल नीड टू हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे बनेंगे? जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा और उसका ट्रांसलेशन होगा। तो अब हमें डीएनए के लेवल पे जाना पड़ेगा इस ई कोलाई के। गौर से देखिए, आपके सामने डीएनए का सेगमेंट बना है ना। सो टू बी एबल टू यूटिलाइज लैक्टोज, यदि ई कोलाई लैक्टोज शुगर को इस्तेमाल करना चाहता है, it needs special set of proteinaceous enzymes, खास तरह के एंजाइम्स which are coded by 3 different structural genes। ये दिख रहे structural genes, ये लिखे हमने नाम उनके, आराम से समझते जाइए, सब बातें बताओ। LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, LAC, LAC-Z या LAC-Z, LAC-Y, LAC-A। Here LAC-LAC is referring to lactose and ZYA या ZYA का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसे टेम्परेरी ये आर्बिट्रेरी अल्फाबेट्स यूज कर लिए गए थे और यही फॉलो होते हैं, ZYA। 3 जीन आपको नजर आ रही हैं, ये तीनों पर्टिकुलर तरह के एंजाइम के लिए कोड कर रहे होंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, जो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम एक लंबा सा ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स आपको दिखे, इसे अपस्ट्रीम देखेंगे हम, यहाँ पे हमें ये प्रमोटर नजर आ रहा है, ये ऑपरेटर नजर आ रहा है, ये हमें टर्मिनेटर नजर आ रहा है, इतना वाला हिस्सा जो पूरा डीएनए का। अब इससे पीछे भी देखिए, रेगुलेटरी पार्ट भी देखिए, क्या कैन यू सी दिस पार्ट? PI लिखा है, यहाँ पे LAC-I लिखा है, ये है ना, ये चीजें क्या है ये भी हम समझते हैं आगे। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट required for the synthesis of these enzymes is called lac operon। तो ये lac तो हो गया लैक्टोज, ओपेरॉन क्या है? ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि चाहिए किसके लिए? फॉर सिंथेसाइजिंग द एंजाइम्स जो लैक्टोज की एंट्री, मेटाबॉलिज्म, यूटिलाइजेशन में इन्वॉल्वड है। ठीक है जी? सो lac operon में मुख्य रूप से 2 चीजें हैं। lac operon has a regulatory component and a structural component। कौन से 2 कंपोनेंट्स लिखेंगे? lac operon has a regulatory component, number 2 structural component। regulatory component में क्या चीजें इन्वॉल्व है? regulatory component जो है it consists of LAC-I or the inhibitor gene which is coding for the repressor protein and its promoter। मतलब एक तो इस चीज की बात हुई है, ये रेगुलेटरी कंपोनेंट है, बाकी वाला क्या है जी? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इधर वाला जो हिस्सा है ना हमारा, मान लो यहां से लेके हम ये वाली सारी चीज मान लें, ये इतनी, ये अलग है, इसमें प्रमोटर आ गया, इसमें हमारा ऑपरेटर आ गया, उसके बाद LAC-Z, LAC-Y, LAC-A एंड टर्मिनेटर, ये चीज अलग है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो इधर वाला हिस्सा है, दिस इज द रेगुलेटरी कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट्स हो गए, रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चर। रेगुलेटरी कंपोनेंट में क्या आता है? इट हैज LAC-I और द इनहिबिटर जीन। क्या करेगा इनहिबिटर जीन? इनहिबिटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। इनहिबिटर जीन इज फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन, जो भी हम आगे देखेंगे। चलिए और फरमाइए इधर, इनहिबिटरी जीन क्या है? ये इनहिबिटरी जीन PI, राइट? ये जो PI है, इधर देखिए, ये वाली चीज, दिस इज द प्रमोटर ऑफ द इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर जीन को भी तो काम कराने के लिए प्रमोटर चाहिए, तो ये उसका प्रमोटर है, राइट? LAC-I इनहिबिटरी जीन है हमारा, अंडरलाइन कर देता हूं जी, ये रहा LAC-I इनहिबिटर जीन, ये वाला। दिस इज रेगुलेटरी जीन फॉर द LAC operon। ये LAC operon के लिए रेगुलेटरी जीन है। इट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, ये लगातार एक्सप्रेस हो रहा है, लगातार ये अपना प्रोटीन बना रहा है, यानी रिप्रेसर प्रोटीन। अगर ये लगातार रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है LAC-I, तो रिप्रेसर प्रोटीन कहां जाएगा? वो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वही तो आकर के बाइंड कर जाएगा किसके साथ? ऑपरेटर के साथ, और वो ऑपरेटर को अपना काम नहीं करने देगा। ठीक है, देखते हैं जी गौर से, आराम से, इत्मीनान से सारी चीजें पढ़ेंगे। LAC operon का जिक्र हो रहा है, LAC refers to lactose, operon is referring to this transcription unit जिसमें structural component and regulatory component included है। E. coli बैक्टीरिया में हम ये पढ़ रहे हैं कि लैक्टोज शुगर को इस्तेमाल करने के लिए कौन से एंजाइम्स एक्सप्रेस होने चाहिए। जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तो वो बैक्टीरिया ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहा है, यानी उस समय इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। तो हम वही सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो लैक्टोज। व्हेन देयर इज नो लैक्टोज, व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो LAC-I है, ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना रहा है, ये इसका प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करा, इससे मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, लगातार एक रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, एक्टिव रिप्रेसर। अभी किसके साथ जाके बाइंड करेगा? रिप्रेसर कहेगा भैया मुझसे काम रुकवाना है, तो मुझे जाके बाइंड करना होगा ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर के साथ जब ये बाइंड कर जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा, राइट? प्रमोटर ऑफ द LAC जीन, ये रहा। O is the operator of the LAC gene where the repressor protein binds। repressor protein ने यहां बाइंड करना है, ठीक है? ये रहा प्रमोटर ऑफ द LAC gene। ये है ना पूरा जीन, LAC gene क्या है? ये रहा जी LAC gene। LAC gene का भी तो ऐसे करके जाते हैं, यहां से लेके इस LAC gene का भी तो अपना प्रमोटर होगा, तो ये रहा उसका प्रमोटर। और ये जो O है ग्रीन कलर से दिख रहा है, यहां पे आके repressor protein ने बाइंड करना है, ये ध्यान रखना आपको ये चीज, ठीक है जी? नाउ LAC gene जिसमें आपको 3 चीजें दिख रही हैं, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A। स्ट्रक्चरल जीन व्हिच कोड्स फॉर पॉलीसिस्टोनिक LAC मैसेंजर आरएनए एंड द लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। पॉलीसिस्टोनिक हो गया, अच्छा आपको याद है यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक एंड प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक। सिस्ट्रॉन उतना सेगमेंट जो एक पेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, सिस्ट्रॉन की परिभाषा बताई थी आपको। सो स्ट्रक्चरल जीन व्हिच इज कोडिंग फॉर अ पॉलीसिस्टोनिक LAC मैसेंजर आरएनए एंड लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से मतलब है कि ये लगातार एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लग्जरी जीन जरूरत पड़ने पे एक्सप्रेस होंगे, ओकेजनल। जो कॉन्स्टिट्यूटिव है वो हाउसकीपिंग जीन है, वो लगातार एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये लगातार एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है जी? अब इसमें ध्यान रखना कि भाई LAC-Z क्या कर रहे हैं, LAC-Y क्या कर रहे हैं और LAC-A क्या कर रहा है। LAC-Z की बात करें, LAC-Z भी जिसे कह देते हैं हम, सुनो जी, LAC-Z जीन इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। जिक्र 3 एंजाइम्स का होगा यहां पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। पहले मैं आपको LAC-Z का फंक्शन बता रहा हूं। LAC-Z जीन जो है ये कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम क्या करता है? इट डाइजेस्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज शुगर बैक्टीरिया में एंटर करी और ये एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है, ये एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। एक और जीन LAC-Y, ये क्या कर रहे हैं? देखते हैं जी, LAC-Y
इट कोड्स फॉर परमिएस एंजाइम। एक और एंजाइम का नाम आ गया। अभी हमने बीटा कैरेक्टरसाइडेस एंजाइम पढ़ा, अब परमिएस है। सो दिस लैक वाई कोड्स फॉर परमिएस एंजाइम। दिस परमिएस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। परमिएस वर्ड से अंदाजा लग रहा है परमिएबिलिटी से कुछ लेना देना है। तो ये बैक्टीरियल सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा ताकि लैक्टोज अंदर एंटर करने पाए। सेल में एंटर होगी, सेल के अंदर आके तो मेटाबोलाइज होगी, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है? It helps in intake of lactose from the environment. Permeates. किसने कोड करा? लैक वाई ने। सो हमने लैक जेड का फंक्शन देखा, बीटा कैरेक्टरसाइडेस, लैक वाई का। अब लैक ए का देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए जरा बैक्टीरियल सेल दिखाया गया और ये वाली जो चीज दिखाई गई ना, ये दिखाया गया कि परमिएज ने किस तरह से परमिएबिलिटी बढ़ा दी। ये जो पिंक पिंक कलर से दिखाया गया ना, परमिएज, राइट? ये लैक्टोज है, येलो डॉट, और ये लैक्टोज इसके थ्रू इसमें घुस जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ गई सेल की, राइट जी? लैक ए, तीसरा वाला जो था, लैक ए इज कोडिंग फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। It is helping in trans acetylation reaction. इसका एग्जैक्ट रोल क्या है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। ये एसिटाइल ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं एंजाइम को, ठीक है। दो एंजाइम का मेन रोल याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइलेज एंड परमिएज। बीटा गैलेक्टोसाइलेज तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, परमिएज जो है वो सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा लैक्टोज शुगर के लिए। ओके जी, आगे बढ़ें, इतनी बात समझ आ गई? वेरी गुड। लैक ओपेरॉन में आगे बढ़ते हैं जी। ओपेरॉन हमने किसे कह दिया था? सुनो सुनो गौर से। अ सिस्टम वेयर पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, अब कहेंगे इतना लंबा टर्म, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, ये रहा जी आपके सामने। ये स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि हमने कहा था भैया इसमें लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीन जीन थे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। सो ओपेरॉन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। ये रहा जी कॉमन प्रमोटर और ये है जी रेगुलेटरी जीन, जिसमें लैक आई एंड इसका प्रमोटर भी होगा अलग से, ठीक है जी। सो ये पूरी चीज को ओपेरॉन कहा। ऐसे कई तरह के ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन, मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एराबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन, वेलिन, कई तरह के ओपेरॉन सिस्टम्स हैं। हमने यहाँ पे लैक ओपेरॉन एक एग्जांपल लेकर के प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन समझा है, ठीक है बच्चा जी। लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट Jacob and Monod ने दिया था, ये नाम याद रखिएगा, सरनेम याद रख लीजिए, Jacob and Monod. Jacob was geneticist and Monod was biochemist. नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जेनेटिक्स में जितने भी वैज्ञानिकों के नाम मैंने आपको बताए सब पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। चलिए जी, पहला सीन लेते हैं हम। E. coli does not feed on lactose. E. coli लैक्टोज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, मेरे को तो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज से मेरा पेट भर जाएगा। वेरी गुड। तो उस समय क्या होता है जी, जब E. coli लैक्टोज पे फीड नहीं कर रहा है, इसे लैक्टोज यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज उसकी पहली चॉइस है, तो क्या होता है, लैक आई जीन फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन। यहां से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है व्हिच इज बाइंडिंग टू ऑपरेटर ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ आरएनए। रिप्रेसर प्रोटीन तो लगातार बनेगा ही भाई, ये रहा लैक आई ने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, राइट? रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बना, ये एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन, और ये जाके इधर पे बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर पे, आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम नहीं करने देगा। लैक जीन का एक्सप्रेशन हो गया बंद। सेल का मैक्रो एनर्जी लैक्टोज है नहीं तो मुझे एंजाइम्स बना के क्या करना, जरूरत ही नहीं है। नाउ सिनेरियो 2, E. coli feeds on lactose। अब आपने मीडियम में डाल दिया लैक्टोज और ग्लूकोज नहीं है, तो अब तो भाई उसे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है, लैक्टोज को सेल में एंटर कराना पड़ेगा, तो परमिएज चाहिए। आप कहेंगे कि भाई अभी तो ये ऑन नहीं हुआ, तो परमिएज कहां से आया? सर्टेन अमाउंट ऑफ परमिएज इज ऑलवेज प्रेजेंट, उतना प्रेजेंट है कि लैक्टोज की थोड़ी बहुत एंट्री को करा सके, राइट जी। व्हेन ग्लूकोज गेट्स डिप्लीटेड इन द मीडियम, जब ग्लूकोज खत्म हो गया, डिप्लीट हो गया, ग्लूकोज नहीं बचा है, E. coli moves on to lactose। अब E. coli कहेगा कि भैया मैं लैक्टोज इस्तेमाल करूंगा, इफ इट इज प्रेजेंट इन द मीडियम, अगर वो प्रेजेंट है। सो लैक्टोज इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। इस लैक ओपेरॉन के जीन को स्विच ऑन तो खुद लैक्टोज ने स्वयं ही कराया ना, लैक्टोज के आने से अब ये सारी कहानी शुरू हो जाएगी। इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड चेंजेस इट्स कन्फर्मेशन। सेल के अंदर लैक्टोज एंटर करा और उस बैक्टीरियल सेल में रिप्रेसर प्रोटीन तो बना के रखा ही हुआ था, लैक्टोज अपनी एलोलैक्टोज फॉर्म में बदलता है, एलोलैक्टोज जो है वो बाइंड कर जाता है उस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और रिप्रेसर प्रोटीन अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, तो क्या हो जाता है, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू, क्योंकि रुकावट तो उस रिप्रेसर प्रोटीन ने ही डाली थी ना, ठीक है जी। सो लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन, राइट? सो दैट रिप्रेसर प्रोटीन इज नो लॉन्गर एबल टू बाइंड टू ऑपरेटर। आरएनए पॉलीमरेज कैन फ्रीली मूव एंड कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन। देखिए देखिए गौर से देखिए, सारी चीजें दिखाएंगे आपको। सिनेरियो 2, E. coli feeds on lactose। चलिए जी, लैक्टोज पे फीड करता है इसे। नाउ यहां देखिए, जो लैक आई लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करके रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना रहा है, एक्टिव रिप्रेसर ये बना रहा था। जब लैक्टोज आ गया मीडियम में, लैक्टोज ने कहा भैया मैं बाइंड कर जाऊंगा तुमसे, एक्टिव रिप्रेसर मैं तुम्हें इनएक्टिव कर दूंगा, और जब मैं तुम्हें इनएक्टिव कर दूंगा तो तुम इस ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाओगे, तो वो उसके साथ नहीं बाइंड कर पाता, नहीं बाइंड करेगा, तो ये जो प्रमोटर है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना है और इस पूरे जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराना है, मैसेंजर आरएनए बना, यानी जीन स्विच ऑन है, यानी एंजाइम्स बन गए। तो लैक्टोज की स्वयं की एंट्री एक तरह से इंड्यूस कर देती है इन जीन्स को स्विच ऑन होने के लिए। इंड्यूसिबल ओपेरॉन हुआ ना ये, ठीक है बेटा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। फिर से देख लीजिए, लैक आई से रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, एक्टिव रिप्रेसर जिसके साथ लैक्टोज जुड़ जाने से इनएक्टिव हो गया वो, और ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, राइट? और देख लीजिए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए ने अपने अपने एंजाइम बना दिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ता है, परमिएज लैक्टोज की एंट्री में मदद करता है, ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। मैंने आपको बताया कि लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करा, इसीलिए हम इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। देख लेंगे फिर से स्ट्रक्चर की फॉर्म। लैक्टोज बाइंड्स टू एक्टिव रिप्रेसर एंड टर्न्स इट इनटू इनएक्टिव फॉर्म। उससे क्या हुआ, इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, तो उससे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द लैक जीन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के लिए रुकावट कौन कर रहा था, ऑपरेटर एंड रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो इंड्यूसिंग द लैक जीन एक्सप्रेशन, ये रिजल्ट हो गया कि लैक जीन एक्सप्रेस हो गए, राइट? क्लियर है जी? चलो सुनो, लैक्टोज हैज एन आइसोमेरिक फॉर्म कॉल्ड एलोलैक्टोज, मैंने जिक्र भी किया था, व्हिच आल्सो एक्ट्स एज इंड्यूसर एंड इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर ऑन बाइंडिंग। लैक्टोज का जो आइसोमेरिक फॉर्म है एलोलैक्टोज, वो भी उस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव अवस्था में ले आता है। एक बार रिवाइज कर लें, लैक ऑपरेंट प्रोटीन, ठीक है जी। दो सिनेरियो बताए थे, जल्दी से इधर देखिए जी। सिनेरियो 1, लैक्टोज एब्सेंट है, रेगुलेटरी प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, तो रेगुलेशन ऑफ लैक जीन हो रहा है नेगेटिवली, नेगेटिव रेगुलेशन है, जीन स्विच ऑफ है। सिनेरियो 2, लैक्टोज प्रेजेंट,
रेगुलेटरी प्रोटीन को कर दिया इनएक्टिव, रेगुलेशन ऑफ लैक्ट जीन, नो यहाँ पे तो नहीं हुआ, तो जीन स्विच ऑन हो गया, राइट? वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके जी, सो ये था नेगेटिव रेगुलेशन जो हमने समझा। बिगिनिंग में मैंने कहा था ना, दो तरह का है, एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी है। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या है कि कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा हो जो कि आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि को, उसकी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा दे।